हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले तीनों वर्ड का मीनिंग समझते हैं, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा। देखो, कैश का मतलब बेसिकली क्या होता है, कैश, और फ्लो का मतलब क्या है, चेंज। इसका मतलब कैश की बात चल रही है। और स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिससे बिजनेस को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो। जैसे आपने बैलेंस शीट सुना है, बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट है। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है बैलेंस शीट से आपको, बिजनेस की एसेट्स कितनी है और कितनी लायबिलिटी है। तो ऐसे ही यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का मतलब आपको क्या बताया, कैश का मतलब बेसिकली मनी। फ्लो का मतलब क्या बताया, उस मनी में जो चेंज होना, और ऐसा स्टेटमेंट जिससे बिजनेस को अपने कैश के फ्लो के बारे में पता चलता है। इट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो कैश है, कैश की टर्म्स थोड़ी ब्रॉड है यहाँ। कैश किसको बोलते हैं, ऐसी आइटम जो कैश के बराबर हो, उनको क्या बोलते हैं हम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी पे थोड़े जाओ, कैश इक्विवेलेंट जो बिल्कुल कैश के बराबर मानी जाती हैं। तो बिजनेस के अंदर जैसे हमारे पास बैंक बैलेंस है, वो भी तो कैश के बराबर ही माना जाएगा। हमें कोई चीज परचेज करनी है तो हम उसकी पेमेंट या तो कैश में कर सकते हैं और या हम चेक कर दें, मानी तो वो कैश ट्रांजैक्शन ही मानी जाएगी, क्रेडिट में तो मानी नहीं जाएगी। तो ऐसी आइटम जो बिल्कुल कैश के बराबर हो, इट इज कॉल्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ आ गया, कैश हुआ, बैंक बैलेंस हुआ, चेक्स हुए, ड्राफ्ट हुए, ये सब क्या है हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसी तरीके से एक और वर्ड आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी। उसी का नाम है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट। ये मीन क्या है, जो किसी भी मोमेंट आप कैश में कन्वर्ट कर लो, इट इज कॉल्ड मार्केटेबल सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल, हमने शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, शेयर को जैसे ही हम सेल करेंगे, नेक्स्ट डे हमारे अकाउंट के अंदर मनी ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि हमने इनको कैश में तभी कन्वर्ट कर लिया। किसी भी मोमेंट हम कैश में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। इन सभी को क्या बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये मीनिंग समझ आया। अब जरा आगे चलते हैं। फ्लो का मीनिंग, फ्लो दो तरीके का है। फ्लो का मतलब चेंज होना। चेंज दो तरीके से हो सकता है। चेंज के अंदर क्या हो सकता है, इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है। इनफ्लो का मीनिंग क्या है, कैश का आना। आउटफ्लो का मीनिंग क्या है, कैश का जाना। जैसे लेट करो, हमारे पास मशीन है 5 लाख रुपए की, नेक्स्ट ईयर मशीन हो गई 7 लाख रुपए की। इसका मतलब हमने मशीन परचेज करी है। परचेज करी है तो कैश का क्या हुआ होगा, चाहे हमने उसे कैश दिया हो चाहे हमने उसे चेक दिया हो, तो कैश का आउटफ्लो हुआ। तो चेंज पता करना, तो हमारा जो फ्लो है वो दो तरीके का है। ऐसी हमारी कोई बिल्डिंग है, हमने बिल्डिंग को सेल आउट कर दिया, सेल आउट करेंगे तो कैश का क्या होगा, इनफ्लो। तो फ्लो का मतलब समझ गए, कैश का आना। आउटफ्लो का मतलब कैश का जाना। और स्टेटमेंट मीनिंग आपको बता दिया, ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिससे आपको कैश के फ्लो के बारे में पता चलता है। अब इसके मीनिंग पे आओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट दैट शो द कैश फ्लो। कैश फ्लो को शो करता है, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या चेंज हुआ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जनरली अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का माना जाएगा। यूजुअली बिटवीन द टू बैलेंस शीट, यानी कि दो बैलेंस शीट की फिगर देगा, उससे हम ये पता लगाएंगे कि इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है। अब ये जो है 3 एक्टिविटी में इसको डिवाइड कर रखा है, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। वो अभी डिस्कस करते हैं। तो ये थोड़ा मीनिंग समझ आ गया कि कैश फ्लो क्या है। कैश फ्लो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे बिजनेस को अपने कैश का पता चलता है कि कैश जो है इनफ्लो हुआ एक पीरियड के अंदर या आउटफ्लो हुआ। अच्छा, फिर खाली कैश की टर्म्स ब्रॉड है। यहाँ खाली कैश ही नहीं आएगा, उसमें कैश भी आएगा, बैंक आएगा, चेक्स, ड्राफ्ट आएंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटी। फ्लो आपको बता दिया। फिर जो बनता है ये भी आप नोट करो। ये एक हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS3, उसके अकॉर्डिंग बनता है। नोट कर लेना, ये याद रहेगा ये चीज, ये अच्छी तरह से नोट करो। ये 1 मार्कर में आने के चांसेस हैं कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 मेथड से बनता है। आप वो मेथड नोट कर लो। एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। हमारे सिलेबस में खाली इनडायरेक्ट मेथड है, ध्यान रख लो। तो हमने कौन से मेथड से करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस मेथड से। ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। कभी पूछ ले कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने मेथड से बनता है, देन यू विल से 2 मेथड से, डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट से। कैश फ्लो को हम दोनों मेथड से बना सकते हैं, हमारे सिलेबस में तो यही है। अच्छा, ये भी पूछ ले कि कंपनी जो जर्नली आजकल कौन सा मेथड फॉलो करती है, देन यू विल से इनडायरेक्ट मेथड। फिर ये पूछा जाए कि डायरेक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि डायरेक्ट मेथड लेंदी हुआ करता था और इनडायरेक्ट मेथड इजी है बनाना। मोस्टली आजकल कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्या है, इनडायरेक्ट मेथड से बनाती हैं। अच्छा, अब इसका पर्पज क्या है बनाने का वो भी सुनो।
पर्पज की बात पूछे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली आपको अपने फ्लो को चेक करना है कि हमारे पास जो पूरे ड्यूरिंग द ईयर के अंदर, जनरली एक साल मैंने आपको बताया, पूरे एक साल के अंदर किस किस सोर्सेज से जो है कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, अब वो देखते हैं। अब ये देखो, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन सब में जो जो आइटम्स आएंगी, कौन सी आइटम ऑपरेटिंग में आएंगी, कौन सी इन्वेस्टिंग में और कौन सी फाइनेंसिंग में, वो देखते हैं। देखो नाम से ही देख लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब जो ऑपरेशनल वर्क से रिलेटेड आइटम्स हैं वो सारी किस में आएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जितनी भी हम असेट्स को, यानी कि जो फिक्स असेट्स, नॉन करंट असेट्स की सेल परचेज करेंगे या उनसे रिलेटेड कोई इनकम होगी तो वो किस में आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसी तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जितनी भी हम बोरोइंग्स करेंगे या शेयर से रिलेटेड, तो एक एक करके समझते हैं तब आपको समझ आएगा। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो ऑपरेशनल वर्क करते हैं, ऑपरेशनल का मतलब जिस चीज का हम ट्रेड करते हैं उससे रिलेटेड जो जो आइटम है वो सारी इसमें आएंगी। फॉर एग्जांपल ये रही कैश सेल्स, वो इसके अंदर आएगी। नोट करना, कैश की बात है, क्रेडिट की कोई बात नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली कैश पर बेस्ड है, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पर, नॉन कैश ट्रांजेक्शन या कोई नहीं आनी। कैश सेल्स होना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ये ऑपरेशनल वर्क है हमारे सारे, नोट कर लो। इसी तरीके से कैश रिसीव्ड डेटर्स एंड बीआर, ऐसे लिख लो आप इसको। इसी तरीके से कैश परचेजेज, वो भी इसी में आएगा क्योंकि ट्रेड वर्क चल रहा है हमारा। ऐसे ही कैश पेड टू क्रेडिटर्स एंड बीपी, यानी कि बीपी डिस्चार्ज करना, बीपी की पेमेंट करना या क्रेडिटर को पे करना, वो इसी एक्टिविटी में आएगा, नोट कर लो ये। इसी तरीके से जैसे कि रॉयल्टी पेड करना, कमीशन पेड करना, वेजेज पेड करना या वेजेज, ये सब पेड करना, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं ये इसी के अंदर आएंगे। ऐसे ही इनकम टैक्स पेड करना ऑपरेशनल वर्क का पार्ट है, इसी के अंदर आएगा। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा टीएस ग्रेवाल का, वहां यही आइडेंटिफाई करना है। आपको कुछ आइटम्स देगा और उनको आपको बताना होगा कि वो ऑपरेटिंग में आएंगी, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। इसीलिए चार्ट आपको बना रहा हूं। ऑपरेशनल से रिलेटेड, यानी कि जिस चीज का हम ट्रेड करते हैं उससे रिलेटेड जो भी आइटम आएंगी वो इसके अंदर आएंगी। क्लियर है ये। अब यहां इन्वेस्टिंग पे आओ। इन्वेस्टिंग बेसिकली बेस्ड आपकी है नॉन करंट असेट्स पर, अच्छी तरह से नोट कर लो। इसके अंदर क्या क्या आएगा नोट करो। कोई भी फिक्स असेट्स को सेल परचेज करते हो वो इसके अंदर आएगी, उससे रिलेटेड कोई भी इनकम होगी वो यहां पर आएगी। जैसे कि देखो सेल ऑफ मशीन, उसको फिक्स एसेट्स लिख लो, एक एग्जांपल बताया। ऐसे ही आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म है, इसी तरीके से परचेजेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही हमारा यहां पर आएगा। जैसे कि आपको रेंट रिसीव्ड होना, डिविडेंड रिसीव्ड होना जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर्स पर। ऐसे ही हमने कोई बैंक में एफडी करा रखी है, वहां से इंटरेस्ट आना, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये सब आपकी किसके अंदर आएंगी, जो जो मैंने आपको बताया, जो फिक्स एसेट से रिलेटेड आइटम है वो सारी यहां पर आएंगी। रेंट रिसीव्ड कब होगा, जब आपने इन्वेस्टमेंट जो है लैंड एंड बिल्डिंग में कर रखी है और वहां से आपको रेंट आ रहे हैं। ऐसे डिविडेंड रिसीव्ड कब होगा, जब आप शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड कब होगा, जब बैंक के अंदर कोई एफडी कराओगे तब आपको मिलता है। तो ये बेसिकली इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी आइटम आनी है, जो आपकी नॉन करंट असेट्स है यानी कि फिक्स असेट्स। इसके अंदर कौन सी आइटम आनी है, जो ऑपरेशनल से रिलेटेड थी ऑपरेटिंग में। अब बच गई फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में दो ही चीज नोट कर लो आप। एक तो आएगा शेयर कैपिटल आपकी, नंबर 2 आपकी आएगी बोरोइंग्स। क्लियर है। एक ये एक इनसे रिलेटेड अब जो भी आइटम है वो यहीं पर आएंगी। बोरोइंग्स में क्या क्या हो सकता है देखते जाओ। बोरोइंग्स कौन हो सकता है आपके सामने, इसी तरीके से डिवेंचर हो सकती हैं, ऐसे ही आपको बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, वो लिख लो। ऐसे ही यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोइंग्स हो सकता है। इसी तरीके से डिविडेंड पेड, वहां रिसीव्ड था, याद करो। रिसीव्ड कब होगा, जब इन्वेस्टमेंट होगी। पेड कब होगा, जब शेयर कैपिटल के ऊपर पेड किया जाएगा। लिख दो डिविडेंड पेड। को कभी कभी दिखेगा सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये देखो कैसे होगा। 3 एक्टिविटी आपको बता दी, तीनों में क्या क्या आइटम आएगी ये बता दी। इसके अंदर कौन सी आइटम आनी है,
जो बेसिकली आपकी ऑपरेशनल वर्क की है, जो डेली रूटीन की आपकी आइटम है। जैसे आप ट्रेड करते हो तो सेल करोगे, कैश में सेल करोगे, आ जाएगी रिसीव्ड फ्रॉम डेटर या कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बीआर। इसी तरीके से कैश पेड टू क्रेडिटर या बीपी को पेड कर देना। ऐसे ही आप कोई रॉयल्टी देना, कमीशन देना या वेजेज पेड करना या अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे करना, वो सब इसी में होंगे। ऐसे इनकम टैक्स पेड करना। इन्वेस्टिंग में कौन सी आइटम आएगी, नोट कर लो, जो फिक्स असेट से रिलेटेड है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, उनको सेल करो, परचेज करो, वो आएगी। उनसे कोई भी इनकम जनरेट होगी वो आएगी। इसी तरीके से फाइनेंसिंग में क्या आनी है, दोनों आसान है याद करनी। फाइनेंसिंग में क्या आनी है, खाली शेयर कैपिटल याद रख लो और बोरोइंग्स। बोरोइंग्स में 3 है, लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। क्या क्या 3 है बोरोइंग में, बैंक लोन हो सकता है, डिवेंचर हो सकते हैं या आपको बैंक ओवरड्राफ्ट। पर क्या चीज पेमेंट करते हैं, नोट करो। शेयर के ऊपर तो डिविडेंड पेड करेंगे, तो लिख दो डिविडेंड पेड। और बोरोइंग के ऊपर क्या पे करेंगे हम, इंटरेस्ट, वो लिख दो। शेयर के ऊपर कभी कभी प्रीमियम मिल सकता है तो प्रीमियम दिखा दो। तो क्लियर हो गया, यानी कि हमें ये पता चल गया है 3 एक्टिविटी है। टोटल मिलाकर दोबारा रिपीट करता हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बता दिया, ऐसा स्टेटमेंट जिससे आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। इट इज कॉल्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कौन से स्टैंडर्ड से बनता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। कितने मेथड हैं, 2 मेथड, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट। कंपनी कौन सा फॉलो करती है, इनडायरेक्ट मेथड। हमारे सिलेबस में भी कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड। दोनों में डिफरेंस बता दिया था। डायरेक्ट मेथड लेंदी हुआ करता था, इसीलिए उसको अब कंपनी फॉलो नहीं करती। इनडायरेक्ट मेथड इजी है, इसीलिए सब कंपनी आजकल जो कैश फ्लो बनाएंगी इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगी। ये पार्ट में डिवाइड है कैश फ्लो स्टेटमेंट, 3 पार्ट में, 3 एक्टिविटी में डिवाइड है। एक है ऑपरेटिंग, एक है इन्वेस्टिंग, एक है फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, जितनी भी ऑपरेटिंग जो डेली रूटीन की आइटम है हमारी, जिनके अंदर कैश का रोल है, कैश परचेजेज करना, कैश सेल करना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश पेड टू क्रेडिटर और एक्सपेंसेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को पे करना। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, जो नॉन करंट असेट से रिलेटेड आपकी कोई भी कैश में ट्रांजैक्शन हुई, चाहे सेल करो चाहे परचेज करो या उनसे रिलेटेड कोई इनकम आई हो। में क्या है, शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे प्रेफरेंस, दोनों आएंगी। ऐसे ही बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म भी उसी में आएगी और शॉर्ट टर्म भी, और उनसे रिलेटेड भी पेमेंट करते हो उनके अगेंस्ट में, वो भी उसी में। शेयर के अगेंस्ट में जनरली हम डिविडेंड पेड करेंगे तो डिविडेंड लिख देंगे, और बोरोइंग्स के अगेंस्ट में इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट लिख देंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब टीएस ग्रेवाल का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लियर होगा। उस क्वेश्चन में हमें यही आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, अब आप ये भी याद रख लोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आइटम आपको बताई है, कैश बताया है, बैंक बैलेंस बताया है, चेक्स ड्राफ्ट और मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। अब इंट्रोडक्शन पार्ट तो हो गया, उसी पर बेस्ड है। अब याद रख लो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। मैं टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप देखिए। लिखा है, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन एज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश इक्विवेलेंट। नीचे कुछ आपको जो है ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी एक्टिविटी में आएंगी। अभी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको पूरा क्लियर कर दिया था, उसी पर बेस्ड है फर्स्ट क्वेश्चन। देखो अब जरा यहाँ नंबर 1 की बात करो, पहले लिखा हुआ है कैश सेल ऑफ गुड्स, रूटीनल आइटम है, मैंने आपको बताया। इन्वेस्टिंग में क्या चीज आएगी, याद रख लो, जो फिक्स एसेट से रिलेटेड है। फाइनेंस में क्या आएगी, जो आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड है और उसके अलावा बोरोइंग से रिलेटेड है। कैश सेल ऑफ गुड्स रूटीनल ऑपरेशनल वर्क है, कौन सी एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग। आंसर यहां लिख दो ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसे लिख देता हूं मैं, समझ गए। आगे चलते हैं। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रेवेन्यू एंड सर्विस रेंडर्ड, मीनिंग क्या है, रूटीनल वर्क है। जब इस भी करेंगे तो हमारा वर्क वही है, ऑपरेशनल वर्क है। तो किसके अंदर आएगा, ऑपरेटिंग, लिख दो ऑपरेटिंग। उसके बाद देखो कैश परचेजेज ऑफ गुड्स, रूटीनल वर्क है आपका, ऑपरेशनल वर्क है, किसके अंदर आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लिखो सी, बहुत ध्यान से करते जाओ तब आराम से समझ आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है डी में, कैश पेड अगेंस्ट सर्विस टेकन, हमने सर्विस ली, उसके अगेंस्ट में जो है कैश पेड किया, ऑपरेशनल वर्क है, इसी ऑपरेटिंग एक्टिविटी डी करो। क्लियर हो गए। आ रहा है ई, पेटेंट परचेज। पेटेंट क्या चीज है, इंटेंजिबल असेट्स, नॉन करंट असेट्स है। और मैंने आपको बताया जितनी भी असेट्स से रिलेटेड सेल परचेज या उनसे रिलेटेड कोई भी इनकम एक्सपेंस है वो यहां पर आ जाएंगे। क्लियर है, लिख दो। पेटेंट है तो वो किस में आ गया, ई, परचेज करो चाहे सेल करो इसी में आएगा, इन्वेस्टिंग में। अगला चलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी। ध्यान करो क्या बताया था, ना तो ये ऑपरेटिंग है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है मार्केटेबल सिक्योरिटी। कि आपको टर्म्स को ब्रॉड करके बताया था कि खाली कैश ही नहीं होता, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें क्या क्या बता रखा है,
कैश बता रखा है, बैंक बैलेंस बता रखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ड्राफ्ट और चेक्स। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी किस में आएगा, इसमें क्या लिखा है मार्केटेबल सिक्योरिटी पे, एफ आ गया आपका मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्लियर है, हर ट्रांजैक्शन सोच के चलेंगे। अब आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट, जी पॉइंट पे। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है आपको बताओ, बोरोइंग्स, और बोरोइंग्स कहाँ पर बताई थी आपको, फाइनेंसिंग। लिख दो जी यहाँ पर। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर किस में बताए थे आपको, याद करो, फाइनेंसिंग। बोरोइंग से अगेंस्ट, बोरोइंग को मैंने 3 बता रखे हैं, बैंक लोन बता रखा है, डिवेंचर बता रखे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। जब भी आप डिवेंचर को इशू करो चाहे रिडीम करो, फाइनेंसिंग में आ जाएगा। तो लिख दो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, एच फाइनेंसिंग में आ गया। आगे चलते हैं। अब अगला आ रहा है परचेजेज ऑफ शेयर। बहुत ध्यान से देखो इस पॉइंट को, इसमें ज्यादातर मिस्टेक करते हैं। हम लिखेंगे इसको फाइनेंसिंग, जो कि रॉन्ग है। इशू ऑफ शेयर करेंगे तो फाइनेंसिंग है, परचेजेज ऑफ शेयर करोगे तो इन्वेस्टिंग है, याद रख लो। ये परचेज कर रखा है, इशू नहीं कर रखे आपने। अगला उसके बाद है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। बोरोइंग्स हो गई, चाहे उसको टेक ओवर करो चाहे रीपे करो, आएगा फाइनेंसिंग में। लिखो फाइनेंसिंग जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, एक एक स्टेप सोच के चलो। कमीशन रिसीव्ड रेगुलर इनकम का सोर्स है, या रेगुलर का मतलब रूटीनल वर्क है, ऑपरेशनल वर्क है। किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लिख दो के, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट दे रखा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर, यानी कि आपने लोन को रीपे किया। और लोन कहां पर बताया था बोरोइंग्स आपको, फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग में आएगा ये, लिख दो। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। मैंने आपको बताया शेयर हो डिवेंचर हो, उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है फाइनेंसिंग में आएगा। फाइनेंसिंग एम लिख दो यहाँ पर, ये रहा, ये फाइनेंसिंग में है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर बता दिया इन्वेस्टमेंट पर, वो किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लिख दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हर स्टेप सोच के करना है हमने। अब आ गया इनकम टैक्स पेड, किसके ऊपर है, जो हम ऑपरेशनल वर्क करते हैं उसी पर तो इनकम टैक्स देंगे। तो किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी ये क्लियर किया आपको, यहां पर लिख दो ओ। चलो नेक्स्ट पी, बहुत ध्यान से देखो उसको। लिखा है इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स। प्रॉफिट हुआ है आपको असेट्स को बेचने पर, और असेट्स कहाँ लिखते हैं, याद करो, ये नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लिखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पी। चलो जी, अगला कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, किसके ऑपरेटिंग वर्क है, हमने सेल की होगी क्रेडिट में, वहां से रिकवरी हुई, तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लिख दो ऑपरेटिंग क्यू। नेक्स्ट लास्ट आ रहा है कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन है, जिनसे हमने परचेजेज करी, तो परचेजेज और सेल किस में आनी थी, ऑपरेटिंग। तो लिख दो ऑपरेटिंग आर। क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आज हमारा। अब नेक्स्ट क्लास में सेकंड क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। आप शुरू से जो मैंने आपको ऑपरेटिंग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कराया उसको अच्छी तरह से देखोगे, और फर्स्ट क्वेश्चन को देखोगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज कौन सी एक्टिविटी में आनी है। नेक्स्ट क्लास में सेकंड क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।